नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर करियर इलेक्ट्रिकल पर। तो आज हम हल करने जा रहे हैं जो एसएससी ईएलएम का पेपर यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो पेपर 9 नवंबर 2021 को हुआ था और उसमें पार्टिकुलरली जो इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन आए थे उन्हें हम हल करने जा रहे हैं। बड़े व्याख्या सहित तरीके से हल करेंगे, बहुत इजी भाषा में अपडेटेड लेवल के साथ। तो आप इस पेपर को लगाएं और अपने तैयारी को जांचें कि आपकी तैयारी कितनी है। और आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं टेलीग्राम से, तो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अन्य प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे हर एक पेपर हल कराया जाता है। तो आज हम हल क्या कर रहे हैं, HSSC ELM पेपर 2021 का पेपर हल करने जा रहे हैं जो कि हुआ था। तो इसमें जो इलेक्ट्रीशियन के और एक दो साइंस के क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी हैं उन्हें हम हल करने जा रहे हैं, और कंप्यूटर के भी मिलेंगे, तो सभी को मिक्स करके हम हल करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, एक मिनट, हाँ आइए, ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अनुपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट एवं तापमान के कारण लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोड मुड़ने को क्या कहते हैं। यानी आप मान के चलो कि ये इलेक्ट्रोड ऐसे थे और ऐसे मुड़ गए, तो ये कारण क्या हुआ कि ये मुड़ गए, इनके कहने का मतलब ये है। तो वो कौन सा दोष हुआ, तो आप जानते होंगे कि द्वितीयक सेलों में दो प्रकार के दोष हुआ करते हैं। यानी कि सेल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक तो स्थानीय क्रिया एवं ध्रुवच्छादन दोष होता है, जबकि द्वितीयक सेलों में चार प्रकार के दोष होते हैं। कौन कौन सी, एक होता है बकलिंग, एक होता है सल्फेशन, एक होता है कोरोजन और एक होता है सैंडिमेशन। तो बकलिंग ही वो दोष है जो अधिक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कारण प्लेटें मुड़ जाती हैं, यही वो कारण होता है। तो लेड एसिड सेल का उपयोग बहुत किया जाता है, मगर ऐसे ही अगर ओवर चार्जिंग डिस्चार्जिंग करेंगे तो बकलिंग दोष यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 45 का क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है साधारणतः एक ट्रांसफार्मर की क्षमता। एक ट्रांसफार्मर एकमात्र एक ऐसी युक्ति है मशीनों में जिसकी दक्षता सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 90 से भी ऊपर चली जाती है। उसका कारण है कि ये एक स्थितिक युक्ति है जिसके कारण इसमें घर्षण लॉस नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, घर्षण लॉस नहीं होते। और आप जानते होंगे कि फ्रिक्शनल लॉस अगर मोटरों में होते हैं तो कितनी, यूनिवर्सल मोटर में तो ये ही पूर्ति करते रहते हैं जब लोड नहीं होता, यानी उसको क्या करते रहते हैं, ये ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो सबसे अच्छी क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो एसी पे वर्क करता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम 47 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आप अगर दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन है 2 ओम का लोड प्रदान कराने के लिए 2 वोल्ट के ओपन सर्किट वोल्टेज एवं 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले 2 बैटरियों को पैरेलल में जोड़ा गया है। तो बैटरी द्वारा प्रदानित एक शब्द आया है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब क्या है कि ये जैसे ये कोई सर्किट है, मान के चलो ये हम बल्ब जला रहे हैं, है ना, यहाँ पे, या यहाँ पे कोई भी हम चीज़ चला रहे हैं, और यहाँ पे ये है, ये बैटरी है, और यहाँ से जब ये ओपन हो गई है, कहाँ से ये क्या हो गई, यहाँ से ओपन हो गई, तब क्या है, धारा जा ही नहीं रही। और इनने पूछा बैटरी द्वारा प्रदत्त करंट, तो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे कि शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देख लो क्या है, तो ऑप्शन में 0.66, और तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जीरो हो गई। ओपन सर्किट में धारा क्या होती है, शून्य, और प्रतिरोध क्या होता, अनंत। अगर यही बात हम अगर कर लें शॉर्ट सर्किट में, तो धारा अनंत और प्रतिरोध शून्य होता है। तो ये उसका उल्टा हो गया। एक
पंखे में कैपेसिटर का क्या उद्देश्य, यानी हम एक पंखे में कैपेसिटर लगा क्यों रहे हैं, कारण ही बताएं। तो आपको पता होगा कि फेजों को विभक्त करने यानी फेज शिफ्ट कराने के लिए लगाते हैं कि एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए जिससे मोटर में सेल्फ स्टार्ट बन जाए। तो कौन से पंखों में कैपेसिटर, आप चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक लगा रहे हो या पेपर कैपेसिटर लगा रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 49 की कैपेसिटेंसी कैपेसिटेंसी वोल्टेज V और इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी कि आवेश Q के बीच क्या होता है। तो आप जानते होंगे Q बराबर होता है C इंटू V। अब हमें C के ज़्यादा गुण दिख रहा है तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन V। क्या हो जाएगा Q अपॉन V। तो आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा, कहोगे आप, आंसर नंबर आ जाएगा ए ही दिख रहा होगा, C बराबर Q अपॉन V। C बराबर V इंटू क्यू होगा क्या, Q बराबर V अपॉन C होगा, नहीं, Q बराबर तो C इंटू V है। तो यहाँ पे आंसर नंबर क्या आ जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, भारत मानकों के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए GI पाइप का सर्वनिम्न आंतरिक व्यास क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि 38 मिलीमीटर का होता है। अर्थिंग होती ना, पाइप अर्थिंग हो गई, प्लेट अर्थिंग हो गई, तो ये वहीं पर कितना होता है, तो कहोगे 38 मिलीमीटर। ये ऑथेंटिक डेटा है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध वाले दो तारों को पैरेलल में जोड़ा गया है, यानी प्रतिरोध वाले दो तारों को पैरेलल में जोड़ा गया है तो समकक्ष प्रतिरोध यानी कह रहे हैं कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो आप जानते होंगे श्रेणी क्रम में सबसे ज़्यादा बड़े मान से भी ऊपर प्रतिरोध आता है, जबकि समानांतर क्रम में सबसे छोटे मान के प्रतिरोध से भी कम प्रतिरोध आता है, क्योंकि आप जानते होंगे 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/RT R2 प्लस 1/R3 और ऐसा चलता जाता है। तो समानांतर में प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, और जबकि श्रेणी में क्या होता है, तो कहोगे बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। और इसमें क्या होता है समानांतर में, तो कहोगे घटता है। ठीक है, यानी कम होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम 52 क्वेश्चन है, एक तार की लंबाई और उसकी क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। आपने सूत्र पढ़ा होगा, R बराबर होता है प्रतिरोधकता और बटे A। तो भाई हम प्रतिरोधकता मान लें, है ही नहीं, यानी है नियत है तो नियत मान लिया। तो अब आ जाओ हम, तो अब ये क्या कह रहे हैं, आप सूत्र में रख के देख लो। इनने कहा 2 गुना हमने लंबाई भी बढ़ा दी, यानी R बराबर 2 गुना लंबाई भी बढ़ा दी और 2 गुना क्रॉस सेक्शन ए लिया। 2 से 2 कट गया तो कोई एक ही रहा ना, ये यानी कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो आप आंसर होता नो चेंज, यानी अपरिवर्तित रहा। जब प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती प्रतिरोध के, और लंबाई समानुपाती। तो जिस अनुपात में लंबाई बढ़ी उसी में क्षेत्रफल बढ़ गया और दोनों ने बराबरी करी तो क्या हो गया, इनमें ये गुण आ गया। अगला क्वेश्चन है कि मानक प्रतिरोध बनाने के लिए, स्टैंडर्ड प्रतिरोध बनाने के लिए कांस्टेंट तार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कांस्टेंट तार को एक्चुअल में यूरेका भी हम क्या कहते हैं, यूरेका का वायर, जिसमें 60% होता है Cu प्लस 40% होता है निकेल। क्या होता है, निकेल। तो ये कह रहे हैं जब, और गलनांक कितना होता है, तो कहोगे 1270 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, तो कहोगे 1270 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये कह रहे हैं कि प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो ताप गुणांक है वो GTC। अगर मैग्नीज की बात कर लो तो उसका भी यही है, इसलिए उसका भी उपयोग प्रतिरोध बनाने में करते हैं, चाहे वो कार्बन प्रतिरोध बनाने हो, वायर बांड प्रतिरोध बनाने हो। तो GTC जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, यानी नगण्य तापमान, यानी इन पे तापमान परिवर्तन होता रहा, जो इनमें गुण हैं वे हो ना इनके प्रतिरोध बदलते हैं ना चालकता बदलती है। तो आंसर नंबर क्या होगा, डी। कॉमन सेंस लगाओ, आंसर आसानी से बनेंगे। अगला क्वेश्चन आया है कि जब एक मोटर चालू की जाती है तो उसकी रोशनी थोड़ी मध्यम हो जाती है, इसका कारण क्या है। यानी एक मोटर जब चालू की जा रही है तो
की जा रही है तो उसकी रोशनी यानी जो लाइट होती ना वो कम रोशनी दे रही है, उसका कारण तो आप क्या कहोगे, ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ गिरा है, जिसके कारण वो उसे जितनी उसे पावर चाहिए वो पावर नहीं दे पा रही। क्या हो पा रही है, जितनी उसे पावर चाहिए है उतनी पावर उस लाइट को नहीं दे पा रही और वो क्या हो रही है, मध्यम हो रही है, यानी कम जल रही है। ये शब्द थोड़ा सा आपको विचलित कर सकता था, मगर आप समझे कि थोड़ी कम क्यों हुई, तो उसका कारण बैटरी में ईएमएफ गिरना, यानी बैटरी लगी है ना। ठीक है, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते, किरचॉफ के नियम अनुसार एक बंद लूप करंट, प्रतिरोध एवं ईएमएफ का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो आपने दो नियम पढ़ते हो, किरचॉफ के केसीएल एंड केवीएल। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो आने वाली धारा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जाने वाले वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी ड्रॉप और आरोपित वोल्टेज बिल्कुल बराबर होते हैं। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, कि आने वाली धारा और जाने वाली सभी धाराएं क्या हो गई, जितने मान से आई थी उतने मान से अपोजिट हुई और वहां पे वो माइनस हो गई, यानी जीरो हो गई। यानी आप क्या करोगे, अगर देखो जी एक आई और माइनस एक जीरो, तो क्या हो गई, जीरो बचेगी ना। तो यही बोल रहा है, वो बोल नहीं रहा, ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने कहा है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है, यानी प्राथमिक वितरण वोल्टेज। तो आप जानते होंगे कि प्राथमिक ट्रांसमिशन 132 केवी, 220 केवी, 440 केवी, 765 केवी चलता है। फिर आई सेकेंडरी ट्रांसमिशन, जहां हम इसे क्या बदल लेते हैं, तो कहोगे इसे हम 33 या 66 केवी में बदल लेते हैं। उसे हम प्राथमिक ट्रांसमिशन में आने के बाद जो बदलते हैं वो हम 11 केवी में बदलते हैं, और इस 11 केवी को फिर हम लेके चलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की ओर, और वहाँ हम इसे 440 वोल्ट में बदल लेते हैं, और यहाँ से ही डिस्ट्रीब्यूटरों को सर्विसमैन के द्वारा सप्लाई दिए जाने लगती है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। कह रहे हैं अधिक छिद्र पाने के लिए सिलिकॉन किससे डोपेट किया जाता है। एक तो पता होना चाहिए, डोपेट का मतलब अशुद्धि मिलाना, यानी सिलिकॉन में कोई डोपिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, छिद्र यानी होते होल, तो वो कह रहा है कि किस में कौन सी अशुद्धि मिलाई जिससे कि बहुसंख्यक के रूप में होल ज़्यादा हों। तो आप पढ़ते होंगे कि एन टाइप अशुद्धि आती है, पी टाइप, तो हमसे वो एक्चुअल में पी टाइप पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि फास्फोरस भी क्या है, एन टाइप, आर्सेनिक भी क्या है, एन टाइप, एंटीमनी भी क्या है, एन टाइप, नाइट्रोजन भी क्या है, एन टाइप, मगर बोरोन क्या है, बोरोन आप कहोगे पी टाइप अशुद्धि है। और गैलियम इंडिनियम की बात की जाए, ये भी क्या है, तो ये क्या है, पी टाइप अशुद्धि है। एल्यूमिनियम भी क्या है, पी टाइप अशुद्धि। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से छोटे सिग्नल लाइट, क्या निम्न में से छोटे सिग्नल साइट नेटवर्क का जिक्र होता है। तो छोटे मतलब क्या होगा, लोकलाई में चलना हो, आपके कस्बे में नेटवर्क का होना चाहिए, तो वो आता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। यानी आपके एक कस्बे में छोटा लिखा ना, छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क। ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा मदर बोर्ड फॉर्म एक 20 पिन कनेक्ट व्यवहार कराता है। तो आप कनेक्ट होता है, तो ये होता है ATX। क्या होता है, ATX, एक्सटेंडेड टेलोग्राफी एक्सटेंडेड मदर बोर्ड, ATX होता है। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। एक्चुअल में ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, क्या है, कंप्यूटर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यवहार होने वाली रोधक सामग्री है। तो आप जानते होंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी होती है, यानी गर्म होते हैं, जिसके लिए हम लगाते हैं हीट सिंक लगाते हैं, जो किसकी होती, तो कहोगे एल्यूमिनियम की होती, हीट सिंक लगी होती हैं। तो ये क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी होती है। आपको पता होगा कि जो हमारा ट्रांजिस्टर BGT होता है, इसके कलेक्टर सिरे पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, बहुत ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होती है, इसलिए उसे आकार में बड़ा बनाया जाता है, जिससे, और उसी पे ये हीट सिंक लगाई जाती है, जिससे वो सहन कर सके। कह रहा है बायोमेटल रिले का प्रयोग होता है। तो बायोमेटल यानी दोनों
तरीके से काम कर सके, तो भाई ये ए बी दोनों आ जाएगा। ओवरलोड सुरक्षा में भी दे सके, अंडर वोल्टेज में भी यानी लो वोल्टेज में भी दे सके, ओवर में भी दे सके, तो आंसर नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आते हैं 62। क्वेश्चन है साधारण एक डीसी जनरेटर का योग बना होता है। तो साधारण जो डीसी जनरेटर होते हैं वो तो कास्ट आयरन के बने होते हैं। किसके? कास्ट आयरन के बने होते हैं। और बड़ी क्षमता के बने होते हैं कास्ट स्टील के। कौन सी? तो कहोगे बड़ी क्षमता वाले कास्ट स्टील के योग बने होते हैं, जिसे फ्रेम भी कहते हैं या बॉडी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन सेमीकंडक्टर के लिए प्रतिरोध का ताप गुणांक, तो अभी मैंने देखो चालकों के लिए क्या होता है, तो कहोगे पीटीसी। अच्छा, सेमीकंडक्टर या अचालकों के लिए क्या होता है? एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर। और ये यूरेका मैग्नीन के लिए क्या होता है, तो कहोगे जेडटीसी। तो इनके लिए क्या हो गया? सेमीकंडक्टरों के लिए एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, यानी आंसर नंबर आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। सीलिंग पंखों में कौन सा मोटर व्यवहार किया जाता है, यानी कौन सी मोटर का उपयोग सीलिंग फैन में किया जाता है? तो निश्चित है परमानेंट कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, जो स्टार्टिंग बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा होता है। जो टाइप जो होता है वो होता है पेपर कैपेसिटर, जो कि 2 से 2.5 माइक्रो फैराडे तक के ये क्या होते हैं, तो कहोगे बनाए जाते हैं। फैराड तक के ये क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, तो परमानेंट कैपेसिटर होता है, क्षमता उतनी अच्छी नहीं है मगर हमारे सीलिंग फैन में जो होता है यही होता है। कौन सा एक पैसिव कंपोनेंट? आप जानते होंगे कि निष्कर्षीय तत्व क्या होते हैं और एक्टिव सक्रिय तत्व। तो निष्कर्षीय वे होते हैं जो ओम और किरचॉफ के नियम का पालन करें। तो ऐसा हमारा इंसुलेटर होता है, जबकि डायोड ट्रांजिस्टर हमारे एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? एक्टिव एलिमेंट है। 66 आते हैं कि किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर में कम्यूटेटर होता है। तो आपको पता होगा कि रिपल्सन मोटर में कम्यूटेटर लगा होता है, जो कि हाइड्रोन कॉपर के ये क्या होते हैं? बने होते हैं। वैसे स्टैम्पर मोटर में भी होता है, तो इस पे थोड़ा सा संशय रहता है। वैसे स्टैम्पर भी राइट ऑप्शन रहेगा। हाइड्रोन कॉपर का ये कम्यूटेटर, जो कि विशेषकर डीसी मशीनों के लिए ही ये उपयोग में लिया जाता है। 60 अगला क्वेश्चन आते हैं 67। डीसी मशीनों में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या क्या होती है? तो आर्मेचर में जितने कंडक्टर होते हैं उतने ही कम्यूटेटरों की संख्या होती है। आप कभी अगर प्रैक्टिकली आपने देखा हो तो उतने ही कंडक्टर आपको मिलेंगे। तो आंसर नंबर ए रहेगा, है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं कि पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? क्योंकि तो कठोरता का मतलब होता है कि हम साबुन के साथ ये झाग ना निकाले, जबकि मृदु जल जो हम पीते हैं, कपड़े धोते, ये झाग निकालता है साबुन से। तो ये कठोरता का, अस्थायी कठोरता का कारण है कि यानी पहले तो अस्थायी कठोरता समझ लो कि हम इसे उबाल रहे हैं तो ये कठोरता दूर कैसे की जाए? तो एक अस्थायी कठोरता दूर हो जाता ही है आसानी तरीके। तो वो हो जाती है कि हम कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपयोग में ले लें, यानी डी। स्थायी कठोरता भी आती है, यानी उबालने पर भी ये दूर नहीं हो रही। ये तो उबालने पर कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट द्वारा दूर हो जाती। तो इनके लिए भी फिर हम कुछ नहीं करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। किन के लिए? तो कहोगे स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। तो आंसर नंबर क्या होगा? डी। ये बहुत अच्छा होता कि जल में ये कठोरता क्यों आई, आपको एक एक पॉइंट समझाए जाते हैं साइंस में जब पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, यदि फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा गया तापमान कितना है? 200 फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस में, यानी वो कह रहा सेल्सियस में। तो एक सूत्र तो आपने याद किया ही होगा, और नहीं किया हो तो फिर आज याद कर लो, क्योंकि आता ही है। तो C/5 F-32 अपॉन क्या कहोगे 9 बराबर 4 R/4 र्यूमर बराबर कहोगे K -273 अपॉन 5।
क्या आता है। तो हमें किससे जाना है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस डिग्री में जाना। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, रखेंगे, बाकों को रख देते हैं अलग। तो आइए हम चलते हैं हल करने की ओर। तो क्या है सेल्सियस, तो सेल्सियस सीधा का सीधा। अब फ़ारेनहाइट में जाना है तो भैया F कितना है 200 माइनस 32। तो आप माइनस करें और अपॉन 5, तो 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, सॉरी 5 क्यों, यहाँ 9 आना है भाई, यहाँ पे आएगा 9। तो अब क्या होगा कि इसे हम 200 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आप करोगे माइनस तो कितना आएगा 168 आ जाएगा, अपॉन 9 आ गया, बराबर C अपॉन 5 आ गया। तो अब हल करें, त्रिक गुणा करके हल कर लें। अब मैं डायरेक्ट हल करा देता मगर अब करा रहा हूँ आपके लिए। 168 इंटू 5 अपॉन 9, क्या आ गया 5 अपॉन 9। तो अब इससे इसमें 2 भाग, तो 9 एकम 9, फिर दोगे तो कितना हो गया 8, फिर दिया तो कितना हो गया 6। अब 18.6 इंटू 5 करोगे तो कुछ नहीं, वो आ रहा होगा 93.3 के लगभग आप पहुंच रहे होगे। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा C। तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, ऐसी मैं कल्पना करता हूं। और आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आप बताएं कि समझाने का तरीका कैसे लगा। अभी आने वाले समय में आपको बहुत सारे पेपर विगत, चाहे वो नेशनल एग्ज़ाम के हों, चाहे वो स्टेट लेवल के हों, किसी भी तरीके, किसी भी फील्ड के हों, उन्हें हल कराए जाएंगे। तो हैव ए नाइस डे। मिलते अगली वीडियो में अगले पेपर के साथ। दे रहें रोज़ का काम रोज़ करते रहें। तो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।